जरूरी है, लोग मतदान कर रहे हैं, अच्छी बात है। एक बार अलाउद्दीन के पास चलते हैं, सिद्धार्थ नगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, इटावा से चले थे, इटवा तक पहुंच गए, माहौल और मूड में कोई परिवर्तन है या सब कुछ वैसे ही नजर आ रहा है? वोटिंग परसेंटेज क्या है? देखिए, टेम्परेचर बढ़ा है। सुबह के वक्त हालांकि ठंड का एहसास था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वोटर्स के जो है इंटरेस्ट में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। मैं दाएं साइड अब आप देखेंगे कि लोग में अभी वही जोश खरोश है, क्योंकि जो है खुली धूप में भी वोटर्स अभी खड़े हुए हैं, अपनी लाइन का इंतजार कर रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था आपको, क्योंकि ये नेपाल से लगा हुआ क्योंकि इलाका है, तो कंपैरिजन में दूसरे जिलों के थोड़ा सा डेवलपमेंट यहाँ पर कम हुआ है। और आमतौर से भारत सरकार की भी लिस्ट में और दूसरे राज्य सरकार की लिस्ट में एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट में आता है कि जो पिछड़े हुए कुछ जिले हैं, लेकिन लोगों के वोट कास्ट करने में कोई कमी और जोश में कमी नहीं दिखाई दे रही थी। जयप्रताप सिंह जो कि इस विधानसभा से विधायक है, लगातार विधायक रहे हैं और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री, आबकारी मंत्री भी रहे हैं, तो उनका विधानसभा है। इससे पहले माधव प्रसाद पांडे के क्षेत्र में थे इटवा में, वहां पर भी वोट कास्ट चल रहा था। वहां पर सतीश द्विवेदी बीजेपी से उनके अगेंस्ट में। तो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, 5 जगहों पे वोट जो है लगातार लोग अपना मतदान कर रहे हैं। जो सबसे खास बात है कि लोग लगातार यहाँ पर बातचीत पे विकास की, क्योंकि थोड़ा सा आउटर क्षेत्र है, तो इन तमाम चीज़ों की मांग कर रहे थे। ऐसा माना जा रहा है कि जो वोट का फीसद है यहाँ का 58-60 शाम तक ये इलाका छू लेगा। ठीक है अलाउद्दीन, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ पार्टियों से मेहमान भी मौजूद हैं। एक वोट परसेंट जो बढ़ा है उस पर रिएक्शन हम मनोज जी से ले लेते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मनोज जी, देखिए सुबह 8 बजे तक ये वोट परसेंट बहुत कम था, 8% था, और 11 बजे एकदम से बूम ले लिया, 25% तक काफी जगह पर वोटिंग हो चुकी है। यानी कि शाम होते होते ये आंकड़ा और तेजी से ही आगे बढ़ने वाला है। मतलब ये एक संभावना है कि जितना एक बिल्कुल ही मतलब बॉइलिंग हॉट कैंपेन बीजेपी कर रही है पूर्वांचल में, उसका नतीजा ये हो सकता है कि वोट परसेंटेज उस कारण से बढ़ा हो। और प्रधानमंत्री भी बार बार अपील कर रहे हैं कि आप लोग घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए और अपने पड़ोसियों को भी निकालिए और वोट डलवाइए। तो हो सकता है कि इसका प्रभाव पड़ा हो और उसकी वजह से वोट परसेंटेज बढ़ी हो। और ये हो सकता है कि शाम 6 बजे तक वोट परसेंटेज वाकई में पिछली बार के मुकाबले और ज़्यादा हो जाए। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर होगी। जल्दी से संक्षेप में एक बात और बताइएगा मनोज जी, कि क्या अब रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसके बाद पूर्वांचल में जिस तरीके से अब वोटिंग हो रही है, राष्ट्रवाद वाली जो बात है, जो विचार है, क्या उसको और बल मिला है क्या उसके बाद? देखिए, अब मतलब रशिया यूक्रेन वाले विषय को तो बहुत ही इनडायरेक्टली ही हम लोग इसे रिलेट कर पाएंगे। राष्ट्रवाद का विषय तो बीजेपी के हाथ में इलेक्शन से पहले भी था। अगर वो चाहते, हिंदुत्व का विषय, राष्ट्रवाद का विषय अगर वो चाहते तो वो बहुत अच्छी तरह से उठा सकते थे। जो तीसरे चरण में आतंकवाद का मुद्दा लेके आए, वो तीसरे चरण में ना लाके अगर पहले चरण से पहले ही ले आए होते तो 7 चरण मिल जाते ना उस विषय को। और उसको भी अगर और प्रभावी ढंग से, मतलब कैराना के विषय में अगर मान लीजिए ये कह दिया गया होता, कैराना के समय अगर ये कह दिया, मतलब अमित शाह ने शुरुआत तो कैराना से की थी ना। लेकिन ये बड़ी बात है मनोज जी की, देखिए इस मुद्दे पर राजनीति नहीं हुई, लेकिन विपक्ष ने यहाँ पर बीजेपी को नहीं छोड़ा और जो बच्चे वहां से लाए जा रहे हैं उस पर लेकर विपक्ष, समाजवादी पार्टी ने निशाना भी साधा है बीजेपी पार्टी पर। मेरा सवाल सचिन जी से, कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है। सचिन जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। आप कह रहे थे कि आपका जो मुकाबला है वो सीधे तौर पर बीजेपी से है और आप किसी को नहीं देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं पर भी नहीं है, दूर दूर तक कांग्रेस का ना कोई मुद्दा है और ना लोगों का उनसे कोई सरोकार है। देखिए आस्था जी, पिछले 3 दशकों में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया। जिस तरह से आपने भी देखा कि आलोक अवस्थी जी ने बड़ी बड़ी बातें की, अभी भी मनीष जी ने भी कहा आतंकवाद की बात और झूठे राष्ट्रवाद की बात। मैं तो पूछना चाहता हूं, क्या पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कुछ ऐसा काम नहीं किया? क्या आज उसको गिनवाने की बात करनी चाहिए थी? लेकिन उस पर प्रधानमंत्री भी नहीं बोलेंगे, ना मुख्यमंत्री जी भी बोलेंगे, क्योंकि आतंकवाद और ये झूठा राष्ट्रवाद ला करके सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की सियासत को बढ़ावा देना चाहते हैं। अब उत्तर प्रदेश जमीनी हकीकत का था कि यहाँ पर कांग्रेस दूर दूर तक नहीं दिख रही है उत्तर प्रदेश की जमीन पर। अगर आपकी पार्टी से प्रियंका गांधी चुनाव में आके प्रचार कर भी रही हैं तो ना वहां पर बहुत बड़ी भीड़ दिखती है, ना उनके रोड शो में समर्थक दिखते हैं। ये तो कैमरा झूठ नहीं बोलेगा ना सर।
की जनता जो लगातार प्रियंका गांधी जी की स्वीकार्यता देख रहा है और जनमानस में यह स्वीकार्यता है, और जिस तरह से आज हमारे कैंडिडेट 400 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, इससे स्पष्ट तौर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में एक अंडर करंट है, और निश्चित तौर पे वो अंडर करंट उन जनता तक जरूर गया है। जिस तरह से आज के प्रारूप में जो महिला सशक्तिकरण की पहली बार हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन में महिला सशक्तिकरण की बात किसी पार्टी ने की है, वो बात कांग्रेस पार्टी ने की है। वो अंडर करंट संगठन में करंट दौड़ा पाए बहुत जरूरी है। आलोक जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी इस बात पर। आलोक जी आप जवाब दीजिएगा सचिन जी को, लेकिन उससे मेरा एक और सवाल है इससे इतर। सवाल ये है कि आरपीएन सिंह को बीजेपी में लाकर आपको लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से जो डैमेज हुआ था आपने उसका कंट्रोल कर लिया, और आपको लग रहा है कि ओपी राजभर के जाने से जो नुकसान हुआ था संजय निषाद उसकी भरपाई कर पाएंगे? बहुत संक्षेप में इस सवाल का जवाब। देखिए, राहुल गांधी जी का जहाज बिल्कुल डूब गए। उनके जो साथी थे, युवा साथी थे, आज चर्चा करते सब छोड़ क्यों चले गए, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हो, चाहे जितेंद्र प्रसाद रहे हो, चाहे आरपीएन सिंह जी रहे हो। तो ये एक तरीके से एक परिवार राष्ट्रवाद का बात कर रहे थे। जैसे प्रियंका वाड्रा ने भी कहा था कि आतंकवाद तो कुछ होता ही नहीं है। ये एक बहुत शर्मनाक बयान था, जिसमें कि हमारे हजारों सुरक्षा कर्मियों को आतंकवाद ने अपने बरी ले लिया हो, स्वयं प्रधानमंत्री ले ली हो, उस आतंकवाद को ना लेना, झूठा करार देना, राष्ट्रवाद, ये बहुत शर्मनाक बयान काम कर रहे हैं। वोटिंग के दिन भी झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि चलिए एक रिएक्शन ब्रजेश जी से ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ मौजूद है मेहमान। सर एक रिएक्शन ले लेते हैं। ब्रजेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो सवाल दोनों पार्टियों से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी का सीधा मुकाबला बीजेपी से, आप कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं उनके मुकाबले में। क्या लग रहा है? आपने तो पिछली बार उनका साथ दिया, आप उनको अपने साथ लेके आए, और इस बार उन्होंने आपको दरकिनार कर दिया। कोई मुकाबला ही नहीं है आपसे। बता दूं, दरकिनार तो कोई किसी को नहीं करता। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। कांग्रेस तो 5 सीटों पे सिमट रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस का तो कोई दायित्व बचा नहीं है, क्योंकि इनकी चीजें खत्म हो चुकी हैं। और जिस तरह से बाबा जो अपने कार्यकाल में कार्यों को नहीं गिनवा रहे हैं, अब बाबा बुलडोजर दिखा रहे हैं, और ये बुलडोजर उल्टा इनके गोरखपुर की तरफ चल चुका है। इनके पास कुछ बचा नहीं है। अभी यहाँ एक दूसरे पर आप लोग तीखे हमले कर रहे हैं ब्रजेश जी, यहाँ एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने आपको वॉकओवर दे दिया और आपने कांग्रेस पार्टी को वॉकओवर दे दिया। और अमित जी बुलडोजर की बात कर रहे हैं, पिछली बार तो सारी पार्टी गठबंधन लेकर आए थे। 700 किसानों की शहादत दे दी, इनके पास कुछ बचा नहीं है। ठीक है, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन आप लोग इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर वाकई में आप लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं और यहां पर इतने तीखे हमले कर रहे हैं, तो बहुत सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए और कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए वॉकओवर क्यों दे दिया। छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होगी वापस।